सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट परीक्षा अपनी संपन्न हो चुकी है। उसके बाद में बोर्ड की ऑथेंटिक आंसर की भी आ चुकी है। उसके आधार पर आपको जिन जिन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवानी थी लगभग दर्ज करवाई जा चुकी हैं। सुनने में आया है या मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि आपत्ति योग्य जितने भी प्रश्न थे लगभग हर प्रश्न पर आपत्ति बोर्ड के पास में पहुंच चुकी है। अब अंतिम क्या होगा, अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके संबंध में दो तीन प्रश्न कॉमनली मेरे पास में आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है बार बार वो यह है कि आपत्ति दर्ज करवाने पर यदि कोई प्रश्न स्वीकार हो जाता है, अन्य उत्तर आदि आता है, तो उसका फायदा किसको होगा? केवल आपत्ति लगाने वाले को होगा या सभी अभ्यर्थियों को होगा? तो देखिए, इसका फायदा केवल एक कैंडिडेट को नहीं होता है, सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से होता है। अगर किसी प्रश्न में आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, उत्तर बदल दिया जाता है या फिर दो दो तीन तीन उत्तर स्वीकार किए जाते हैं, तो उसका लाभ किसी एक कैंडिडेट को नहीं, सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से होगा। इसलिए यदि किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपत्तियों पर निर्णय कैसे होगा? तो देखिए, जिन जिन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं उनके संबंध में बोर्ड के द्वारा एक विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी उन प्रश्नों पर चर्चा करेगी और उस चर्चा में जो अंतिम निर्णय होगा वही निर्णय अंत में स्वीकार किया जाएगा। फिर है फाइनल आंसर की कब जारी होगी? तो देखिए, फाइनल आंसर की अब रिजल्ट से पहले जारी नहीं होगी। पहले आंसर की को फाइनल कर लिया जाएगा, उसके बाद में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद में अंतिम जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जाएगी। तो अब रिजल्ट से पहले अन्य दूसरी कोई आंसर की आउट नहीं होगी। रिजल्ट आने के बाद में ही कौन से प्रश्न में बदलाव हुआ, कौन से में नहीं हुआ, वो परीक्षा परिणाम के बाद में ही हमें पता चलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर विशेष रूप से आपत्ति लगी है और उनमें क्या अंतिम निर्णय कमेटी के द्वारा लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लेवल 2 में चर्चा करते हैं। लेवल 2 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के दो प्रश्नों पर विशेष रूप से आपत्तियां दर्ज हुई हैं अत्यधिक संख्या में। एक प्रश्न था जिसमें बोर्ड के द्वारा निदानात्मक परीक्षण को सही उत्तर माना गया है, जबकि अभ्यर्थियों ने ज़्यादा उपलब्धि परीक्षण को सही उत्तर किया था। इस पर आपत्तियां अधिक लगी हैं। इस प्रश्न में क्या उत्तर हो सकता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इसमें निदानात्मक परीक्षण जो बोर्ड ने उत्तर माना है वही उत्तर सही है, वही उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत निदानात्मक एक हिस्सा है और जब उपभेद वाली चीज़ आती है तो वो पहले स्वीकार की जा सकती है। इसलिए यहाँ निदानात्मक परीक्षण ही मेरे हिसाब से सही उत्तर माना जाएगा। उपलब्धि परीक्षण जो आपत्ति हुई है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस मान करके क्या इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस किसी को नहीं मानेगा। उन्होंने जो दे दिया उसी के आधार पर निर्णय होगा। तो इस प्रश्न में शायद उत्तर में चेंज होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। निदानात्मक परीक्षण ही एक तरह से सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा मनोविज्ञान में प्रश्न था आत्मसातीकरण। बोर्ड ने उत्तर माना है, जबकि अभ्यर्थी अधिकतर अनुकूलन करके आए हैं। इस प्रश्न का एक सटीक प्रमाण लगाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा और उस प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें आत्मसातीकरण के स्थान पर अनुकूलन वाले विकल्प को सही उत्तर माना जा सकता है। इसमें दोनों उत्तर नहीं माने जाएंगे। आत्मसातीकरण वाले उत्तर को बदल करके अनुकूलन उत्तर किया जा सकता है। तो ये संभावना है, बाकी बोर्ड की कमेटी ही अंतिम निर्णय करेगी। ये दो विशेष प्रश्न थे। बाकी अन्य प्रश्नों पर भी कुछ आपत्तियां आई हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, उनका शायद कोई निस्तारण नहीं होगा।
अब हम हिंदी भाषा के प्रश्नों पर आते हैं। हिंदी भाषा प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्नों पर विशेष रूप से आपत्तियां लगी हैं और उनका अंतिम निर्णय क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहला प्रश्न जिस पर ज़्यादा आपत्तियां आई हैं वो है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। इसमें साहस शब्द क्या है। बोर्ड ने कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर गुणवाचक विशेषण को सही उत्तर मान लिया है। जैसा कि मैंने पहले ये आंसर के आने से पहले भी एक वीडियो में आपको बता दिया था कि बोर्ड इसमें ये आंसर मानेगा, लेकिन सही उत्तर इसका होता है भाववाचक संज्ञा। और इसके प्रमाण में काफ़ी आपत्तियां लगाई भी गई हैं, काफ़ी सटीक प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न में दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर गुणवाचक विशेषण को भी मान लिया जाएगा और आपत्तियों के आधार पर भाववाचक संज्ञा को भी मान लिया जाएगा। तो ज़्यादातर इसमें संभावना ये मान लें कि जिन्होंने ये दो उत्तर किए हैं दोनों को ही फायदा होने वाला है, किसी को नुकसान नहीं होगा। एक प्रश्न और आया था कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, दया या अवसर। ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इनमें हालांकि अधिकतर ने दया शब्द को ही माना था और दया ही बोर्ड ने भी सही उत्तर माना है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी भूलवश अवसर भी कर करके आगे, हालांकि भूल नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही किया है, अवसर शब्द को भी कर दिया। तो ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, इनमें दोनों को ही सही उत्तर माना जाएगा। जिन्होंने दया शब्द को उत्तर में लिया है वो भी सही है, जिन्होंने अवसर कर दिया है उनको भी फायदा होने वाला है। दोनों को इसमें सही अंक प्राप्त होंगे, तो इसमें आप अपने नंबर जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, सीसीई वाला प्रश्न क्या होगा। बोर्ड ने दायरे की व्यापकता को इस बार सही उत्तर माना है और पिछली रीट परीक्षा में प्रश्नों की व्यापकता विकल्प को सही उत्तर माना गया था। तो इसमें उस पिछले पेपर को देखते हुए और अन्य प्रमाणों को देखते हुए प्रश्नों की व्यापकता वाला विकल्प ही सही उत्तर होगा। तो और दायरे की व्यापकता विकल्प को हटा करके फाइनल आंसर की में प्रश्नों की व्यापकता वाला विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तो जो अब दायरे की व्यापकता को सही मान रहे हैं वो अपने इस प्रश्न को माइनस कर लें, जिन्होंने दायरे की व्यापकता कर रखा है। प्रश्नों की व्यापकता ही इसका सही उत्तर होगा, ये चेंज होकर के आएगा, 100% इसकी संभावना है। एक था वाक्य वाला प्रश्न कि इसमें मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। बोर्ड की पुस्तक के अनुसार, रचना प्रबोध के अनुसार बोर्ड ने मिश्र वाक्य को सही उत्तर मान लिया है और कुछ विशेष जैसे कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वान हैं उन्होंने भी ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखा है। लेकिन वास्तविक लॉजिक हरदेव बाहरी जैसे विद्वानों को हम देखते हैं, उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, उसके आधार पर इसे संयुक्त वाक्य में भी लिया जा सकता है। हालांकि वास्तविकता में यह संयुक्त वाक्य होता है, इसके प्रमाण स्वरूप हमने काफ़ी चर्चा की है। क्योंकि शब्द अकेला आता है तो वो एक अकेला संयोजक संयुक्त वाक्य को प्रकट करता है, और क्योंकि इसलिए दोनों साथ में जुड़ करके आते हैं तब वो मिश्र वाक्य की स्थिति को प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य भी होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसमें शायद बोर्ड कोई परिवर्तन नहीं करेगा, मिश्र वाक्य ही इसमें वो सही उत्तर रखेगा। क्योंकि अगर अधिक प्रश्नों में परिवर्तन कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चेंजेज आंसर की में होते हैं, तो उसमें बोर्ड की या परीक्षा कराने वाली एजेंसी की विश्वसनीयता साख में गिरावट आती है। इससे ज़्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे। कुछ विद्वानों के प्रमाण मानते हुए इसमें शायद बोर्ड मिश्र वाक्य को ही सही उत्तर मान सकता है, संयुक्त वाक्य वाले को सही उत्तर नहीं माना जाए। बाकी निर्णय अंतिम निर्णय है, वो कमेटी करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक प्रश्न आया था, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें पिछले परीक्षा के प्रश्न के आधार पर आपत्तियां लगाई गई हैं कि पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, अब की बार भी आ रहा है, तो चेंज क्यों हो रहा है। लेकिन पिछली बार के प्रश्न में था कि रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और उस प्रश्न में 2-3 सही उत्तर आ रहे थे, तो प्रश्न को पिछली बार डिलीट कर दिया गया था, बोनस अंक दिया गया था। इस बार प्रश्न की भाषा बदली गई है, इसलिए विविध भाषाओं का ज्ञान करवाना ये उसका उद्देश्य नहीं होगा। इसमें रचना के अंतर्गत मुख्यतः अपनी भाषा का ही क्रमबद्ध ज्ञान करवाया जाता है। तो इस प्रश्न में भी उत्तर चेंज होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। फिर चलते हैं, जिन्होंने सेकंड भाषा हिंदी ली थी इस लेवल 2 में,
उनके दो प्रश्नों पर विशेष रूप से आपत्तियां हैं कि एक तो किंडरगार्टन शब्द का सही अर्थ क्या होता है। इसमें बोर्ड ने निर्वैयक्तिक वाले विकल्प को सही उत्तर माना है, जबकि बच्चों का बगीचा सही उत्तर होना चाहिए। निरंजन कुमार सिंह की पुस्तक के आधार पर आपत्तियां प्रमाण स्वरूप लगाई गई हैं, तो इसमें 100% उत्तर चेंज होगा। बच्चों का बगीचा ही इसमें सही उत्तर माना जाएगा, निर्वैयक्तिक वाले को हटा दिया जाएगा। एक प्रश्न था, पुलिस ने चोर को दंड दिया। संस्कृत भाषा के नियमों के अनुसार यहाँ पर पुलिस कर्ता कारक और चोर कर्म कारक होना चाहिए था, यहाँ सही उत्तर ये होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने कर्ता और संप्रदान को सही उत्तर माना है। इस प्रश्न में भी परिवर्तन होने की संभावना तो नहीं लगती, लेकिन चर्चा करते हुए ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि दोनों को ही सही उत्तर दे दिया जाए। जिन्होंने कर्ता संप्रदान किया उसको भी सही मान लिया जाए और कर्ता कर्म किया उसको भी सही उत्तर मान लिया जाए, तो इसमें दोनों को ही अंक मिलने की संभावना प्रतीत होती है। बोनस नहीं मिलेगा। जिन्होंने इन दोनों में से कोई सा एक उत्तर किया है उनको फायदा होगा, इनके अलावा किया है तो उनको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही लेवल फर्स्ट हिंदी में भी कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां थी। एक तो यह था कि प्रोजेक्टर किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें बोर्ड ने श्रव्य दृश्य सामग्री को सही उत्तर माना है, जबकि दृश्य सामग्री भी ये हो सकती है। ये क्यों और कैसे हुआ? देखिए, निरंजन कुमार सिंह की जो पाठ्य पुस्तक है या शिक्षण विधियों की पुस्तक है, उसमें प्रोजेक्टर को श्रव्य दृश्य सामग्री में ही दर्शाया गया है और उसके आधार पर बोर्ड ने शायद ये उत्तर मान लिया है। लेकिन हम डॉक्टर संतोष मित्तल की पुस्तक को पढ़ते हैं, वो भी ऑथेंटिक पुस्तक है, बोर्ड में उससे ही ज़्यादातर संस्कृत के प्रश्न भी आए हैं। उसमें इसको दृश्य सामग्री के अंतर्गत दर्शाया गया है, तो उस आधार पर इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है और डिलीट नहीं करके जिन्होंने दृश्य किया है उनको भी अंक मिल सकता है, तो श्रव्य दृश्य किया है उनको भी अंक मिल सकता है। दोनों इसमें अपने प्लस कर सकते हैं। एक प्रश्न था अनुकरण विधि और जेका-टोट विधि के संबंध में, इसमें अनुकरण विधि सही होगा या जेका-टोट विधि वाला सही होगा। देखिए, ये दोनों विधियां मिलती जुलती से हैं, लेकिन प्रश्न की जो भाषा शैली दी गई उसको निरंजन कुमार सिंह की पुस्तक के आधार पर शायद दिया गया था और निरंजन कुमार सिंह की पुस्तक में वो अनुकरण विधि के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो अनुकरण विधि लेखन में विशेष रूप से काम नहीं ली जाती, स्वतंत्र रूप से काम में नहीं ली जाती है, वो स्वतंत्र अनुकरण विधि के नाम से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर भी जेका-टोट विधि अनुकरण विधि में से किसी को माना जा सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ निरंजन कुमार सिंह की पुस्तक के आधार पर इसमें अनुकरण विधि को ही सही उत्तर बोर्ड मानेगा। जेका-टेट विधि को शायद आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुकरण विधि ही इसमें उत्तर सही रह सकता है। फिर है एक प्रश्न था, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। इसमें मुख्य की जगह पर मनुष्य शब्द छपा हुआ आ गया था, क्या यह प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए? हालांकि ये बहुत ही सरल प्रकृति का प्रश्न था, लगभग जो एसटीसी या रीट स्तर की परीक्षा दे रहा है उससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो मनुष्य की जगह पर मुख्य शब्द अपने आप शायद पढ़ लेगा, उससे ये आशा की जा सकती है। इसलिए यहाँ केवल प्रूफ रीडिंग की गलती थी, वास्तविकता में भाव में कोई गलती नहीं थी, तो शायद इस प्रश्न की पर आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। लेकिन मामला कोर्ट में जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को भी डिलीट किया जा सकता है। सभी को इसमें एक अंक मिलने की पूरी संभावना है। फिर चलते हैं अपन संस्कृत भाषा के प्रश्नों पर। संस्कृत भाषा के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्नों पर तो आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उनमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा। एक विशेष आपत्ति सबसे ज़्यादा लगी है पठन कौशल और श्रवण कौशल वाले प्रश्न पर। बोर्ड ने इसमें पठन कौशल को सही उत्तर माना है और वास्तविकता में श्रवण कौशल अधिकतर छात्रों ने किया है। अब सही कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें जो सटीक प्रमाण दिए गए हैं उन प्रमाणों में जैसा प्रश्न में भाषा आई थी वैसी की वैसी पंक्ति उन पुस्तकों में लिखी हुई है। उन प्रमाणों के आधार पर इसमें भी उत्तर परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। पठन कौशल के स्थान पर श्रवण कौशल को ही सही उत्तर माना जा सकता है, इसमें उत्तर चेंज होने की संभावना है। फिर है संस्कृत शिक्षण का पहला सोपान क्या होना चाहिए, श्लोकों का स्मरण हो या संभाषण हो। इसमें बोर्ड ने श्लोकों का स्मरण पहला सोपान माना है।
अब संभाषण को ज़्यादातर आंसर की में मैंने भी संभाषण बताया था, अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी संभाषण को सही उत्तर बताया था, इसका प्रमाण भी लगाया गया है। वास्तव में संभाषण उत्तर होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां हम ऐसी भी देखते हैं जिनमें अगर हमें भाषा बोलनी आती है या नहीं आती, लेकिन एक छोटे बच्चे को भी श्लोक स्मरण करवाया जाता है तो बच्चा बिना भाषा सीखे भी, भाषा के बोले बिना भी श्लोकों का स्मरण कर सकता है, तो वो भी प्रथम सोपान के रूप में मान सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा संभावना है, ऐसी पूरी संभावना है कि दोनों ही उत्तर सही माने जा सकते हैं। श्लोकों का स्मरण किया उसको भी अंक दिया जा सकता है, संभाषण किया उसको भी अंक दिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर संभावना, अधिक झुकाव जो मुझे लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें उत्तर चेंज नहीं होगा, श्लोकों का स्मरण ही सही उत्तर रहने की संभावना अधिक प्रतीत हो रही है। एक प्रश्न था, रूपक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। इसमें भी आपत्तियां तो लगी हैं, लेकिन प्रश्न में रूपक अलंकार ही सही उत्तर बैठ रहा है, इसमें रूपक अलंकार ही रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर में शायद कोई चेंज नहीं होगा। एक था, समादरो शब्द में संधि पूछी गई थी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई कि सम प्लस आदरह में संधि होती ही नहीं है, इसमें संयोग होता है, लेकिन इसका संयोग में भी हम विच्छेद तो कर ही सकते हैं और उसमें समादरो का विच्छेद ही पूछा गया था, संधि आदि का नाम नहीं पूछा गया। तो इस प्रश्न में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। एक प्रश्न था कि पंक्ति में अभ्यास का सिद्धांत होगा या मुख्य कार्य का सिद्धांत होगा। इस प्रश्न में भी ज़्यादा सटीक प्रूफ नहीं दिए जा सके हैं, प्रूफों के अभाव में इसमें अभ्यास का सिद्धांत जो सही उत्तर माना गया था वही सही उत्तर रहेगा, मुख्य कार्य के सिद्धांत को शायद नहीं माना जाएगा, तो इसमें बोर्ड का अपना उत्तर ही सही बैठेगा। फिर आगे चलते हैं, चूहा किस एसएसटी सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनमें क्या होगा। चूहा वाला प्रश्न था, उसमें बोर्ड ने प्राथमिक उपभोक्ता माना है, जबकि सेवंत की पुस्तक के आधार पर द्वितीयक उपभोक्ता होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर संभावना है कि ये दोनों ही उत्तर सही माने जा सकते हैं। यहाँ प्राथमिक जिन्होंने किया है उनका उत्तर भी सही मान्य होगा, तो द्वितीयक किया है उनका भी उत्तर सही मान्य होगा, दोनों अपने प्रश्न में प्लस कर सकते हैं। फिर महाराणा प्रताप वाला प्रश्न था, हरावल सेना में कौन शामिल है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनके आधार पर जो प्रमाण लगाए हैं छात्रों के द्वारा, उसमें संभावना है कि प्रश्न डिलीट किया जा सकता है और इसमें सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा, चाहे उन्होंने कोई सा भी उत्तर किया हो, सभी को 1 अंक मिलने की पूरी संभावना है। क्या 100% है? निश्चित रूप से इसमें 1 अंक सभी को मिल सकता है। एक था, गोपाल सिंह खरवा किस जेल में या तिहाड़ जेल में रहने वाले कौन थे। इस पर भी आपत्तियां लगाई गई हैं। इसमें बोर्ड ने तिहाड़ जेल को सही उत्तर गोपाल सिंह खरवा के लिए माना है, जबकि जो प्रमाण दिए गए हैं उनके आधार पर टोडगढ़ जेल के प्रमाण मिलते हैं गोपाल सिंह खरवा के लिए, तिहाड़ जेल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तिहाड़ की स्थापना ही गोपाल सिंह के बलिदान के बाद में हुई थी, उस आधार पर भी ये प्रश्न डिलीट हो सकता है और डिलीट होगा तो सभी अभ्यर्थियों को इसमें 1 अंक मिलने की संभावना प्रतीत है। हरावल सेना में भी 1 अंक सभी को मिलेगा, गोपाल सिंह खरवा में भी आपने चाहे कोई सा भी उत्तर किया हो 1 अंक मिलने की पूरी संभावना है। फिर है, जिला उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित एक प्रश्न आया था कि इसमें बोर्ड ने जिला फोरम को सही उत्तर माना है। ये बोर्ड की किताब के आधार पर जिला फोरम है और NCERT पुस्तकों के आधार पर इसको जिला न्यायालय दर्शाया गया है और पिछले वर्ष इसके नाम में आयोग शब्द भी जोड़ दिया गया है। अगर उन आपत्तियों को स्वीकार किया जाता है तो इस प्रश्न में भी जो है वो डिलीट किया जा सकता है, सभी बालकों को इसमें 1 अंक मिलने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि शायद जिला फोरम या जिला न्यायालय इन 2 को सही उत्तर माना जाएगा। इन दोनों में से अगर आपने कोई किया है तो उसको सही उत्तर मान सकते हैं। एक था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न आया था परख के लिए। कुछ लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस के लिए इस पर आपत्ति लगाई है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
वो मुख्य रूप से RTE का ही एक अंग माना जा सकता है, तो उस आधार पर ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। इसमें जैसा है वैसा का वैसा रहने की संभावना है। कुछ लोगों ने जंस्कर जास्कर नदी के ऊपर भी आपत्ति लगाई है कि इसमें नाम गलत छप करके आ गया, इसमें बोनस दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक को अब नेगलेक्ट किया जाता है। RPSC में भी ऐसा नियम है कि कोई छोटी मात्राओं की अशुद्धि है, उस पर आपत्ति आती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाए, तो इसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जंस्कर जास्कर एक सी ही बात है, कोई अन्य तथ्यात्मक गलती इसमें नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई उत्तर परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लेवल 2 लेवल 1 के कुछ विशेष प्रश्नों पर जो आपत्तियां दर्ज हुई उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। क्या हो सकता है ये तो बोर्ड का अंतिम निर्णय ही होगा, बोर्ड की कमेटी जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा, लेकिन परिवर्तन होते हैं तो सभी को फायदा होगा, नहीं होते हैं तो जो फायदा नुकसान है वो सभी अभ्यर्थियों को होगा, जिसने आपत्ति दर्ज करवाई उसको नहीं। ये कहाँ होता है? जब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कोई मामला आता है तो वहाँ कोर्ट में जो रिट दायर करता है ज़्यादातर उसी के पक्ष में फैसला दिया जाता है। तो कोर्ट में अगर मामला होता है तब बात अलग हो जाती है, ये केवल आपत्तियों का मामला है तो बात अलग रहेगी। तो आप अब इसके आधार पर भी अपना मूल्यांकन रीट में कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरे पास बैच शुरू हो गए हैं, आप कभी भी आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो टॉपिक्स पहले पढ़ा दिए गए हैं उनको सेकंड राउंड में दोबारा पढ़ाया जाता है। राउंड वाइज ये बैच चलते रहते हैं, जैसे ही बैच पूरा होता है वापस जीरो से शुरू कर दिया जाता है। तो आप कभी भी आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच सिर्फ ऑफलाइन ही रहेंगे, ऑनलाइन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए ऑफलाइन में आकर के टेस्टों के साथ अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।